वेलकम। सो हम एक्चुअली क्या कर रहे थे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के जो हमारा चैप्टर है हमने वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने न्यू डायनेस्टीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्रोसेस्टीज़ क्या होती हैं। प्रोसेस्टीज़ किसी की प्रेज़ में लिखी जाती हैं, लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, ठीक है। वॉरफेयर फॉर वेल्थ की जो वॉर हुआ करता था जगह के लिए, वो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा वॉर हुआ करता था लोगों के बीच में। जैसे कि 3 का एग्जांपल दिया हुआ है। कन्नौज के लिए किस किस के बीच में वॉर हुआ करता था? गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, इनके बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अच्छा, इतना ज़्यादा पैसा हुआ करता था हमारे मंदिरों के अंदर कि बाहर से लोग अटैक करने यहाँ पे आया करते थे, मंदिरों को लूटने आया करते थे। मंदिर जो था वो एक बहुत बड़ा सेंटर था अट्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसा हुआ करता था। तो मोहम्मद घोरी ने कैसे इंडिया में आके ये सब किया है ना। फिर हमने उरैयूर, तंजावुर ये पढ़ा कि जो हमारे रूलर थे राजराज चोला एंड राजेंद्र चोला, तो उन्होंने कैसे पूरा कब्ज़ा किया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे उन्होंने अपना कब्ज़ा किया। श्रीलंका वगैरह तक भी पहुंच गए, इंडोनेशिया वगैरह इन जगहों पर भी चले गए। आज हम यहाँ के टेम्पल्स और ब्रोंज कल्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनके टाइम पे एक बड़ी अच्छी ब्रॉन्ज़ कला की मूर्ति, ब्रॉन्ज़ की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ इस टाइम से बिलोंग करती हैं। एक बड़ी फेमस मूर्ति है नटराज की मूर्ति, आपने हमेशा देखी होगी हर जगह पर। किसी का भी अच्छा सा घर हो तो वहाँ पे आपको नटराज की एक मूर्ति दिखी जाती है। तो वो नटराज की मूर्ति एक्चुअली किन के द्वारा ओरिजिनली बनाई गई थी? इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इस सब को हम समझेंगे थ्रू अ वीडियो, जो मैं अभी आपको शेयर करने वाली हूँ इसी के साथ। ओके, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस चैप्टर को।
तो बच्चों, आपने ये वीडियो देखी जिसमें कि ब्रॉन्ज़ के स्कल्पचर को लेके और आर्किटेक्चर को लेके काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के साथ कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या उस टाइम पे कैसे हुआ करता था, एग्रीकल्चर कैसे होता था, इरिगेशन कैसे होता था, ये सारी चीज़ें अब हम समझेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम जाएंगे। Many of these advancements of the Cholas were made possible through new development in agriculture. डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर में, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई चोला एम्पायर के टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली हैं। जैसे कि इन्होंने कई बार क्या किया, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी के ऊपर इन्होंने एक बड़ा सा बांध भी बनाया था। ठीक है, ब्रिज भी बनाया, बांध भी बनाया, इन सबको इन्होंने यूज़ किया, अच्छे से यूज़ किया। Notice that the Kaveri branches off into several and small channel before emptying into Bay of Bengal. जो कावेरी नदी है वो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले बहुत सारी नदियों में और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। इसकी वजह से वो काफ़ी सारी जो फर्टाइल सॉइल होती है उनके बैंक्स पे वो डिपॉजिट करती हुई जाती हैं। क्यों डिपॉजिट करती हुई जाती हैं? क्योंकि प्लेन में जब नदियाँ बह रही होती हैं तो वो उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो सारे के सारी जो सिल्ट है, सैंड है, उसको अपने साथ बहा के ले जाए। क्योंकि प्लेन जो होता है वो लेवल एरिया होता है, तो वहाँ पे वो इतना ज़्यादा बहाव के साथ लेके नहीं जा सकती, तो इसलिए आराम से जा रही होती हैं और वहाँ पे अपना, बल्कि जो भी उनके अंदर सैंड वगैरह है वो डिपॉजिट करती हुई जाती हैं। अदरवाइज़ तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी, जैसे ये पहाड़ों में अगर नदियाँ होती हैं तो वो बड़े बड़े पत्थर भी साथ में लेके जा रही होती है, लेकिन प्लेन्स में ऐसा नहीं होता। प्लेन्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि उस टाइम पे जो नदी है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो सब कुछ लेके जा सके। ठीक है, वाटर फ्रॉम द चैनल ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द राइस कल्टिवेशन। तो इनसे वाटर चैनल्स मतलब नहरें बनाई जाती थी, कावेरी नदी से निकाल के बहुत सारी नहरें बनाई जाती थी। उन नहरों के द्वारा एग्रीकल्चर किया जाता था, एग्रीकल्चर में पानी वगैरह दिया जाता था, जो खेती बाड़ी है उसमें पानी दिया जाता था। Although agriculture had developed earlier in other part of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. जबकि एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो चुका था तमिलनाडु में। ठीक है, बट 6th सेंचुरी के बाद ही लार्ज स्केल कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, मतलब बड़े स्केल पे जो कल्टीवेशन था वो 6th सेंचुरी के बाद ही स्टार्ट हुआ, वो इससे पहले नहीं था। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर। अब अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको लैंड की ज़रूरत है। कल्टीवेशन करना है तो लैंड की ज़रूरत है। लैंड कहाँ से मिलेगा? लैंड आप क्लियर करोगे फॉरेस्ट एरिया से, मतलब आप फॉरेस्ट को ख़त्म करोगे, फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म करोगे और वहाँ से लैंड को निकालोगे और वहाँ उस लैंड के ऊपर आप खेती बाड़ी करोगे। ठीक है, okay. In the delta region, embankment had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water into the field. जो एरिया हुआ करते थे, ये नदी वाले एरिया हुआ करते थे ताकि फ्लडिंग ना हो जाए, फ्लड वगैरह ना आ जाए, इसलिए रिवर के किनारे पे थोड़ा सा बाउंड्री जैसा बनाया जाता था, एक बाउंड्री सी बनाई जाती थी ताकि पानी जो है वो ओवरफ्लो होके आसपास के एरिया में ना चला जाए, इसलिए इसके अराउंड एक बाउंड्री बनाई जाती थी। ठीक है, इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। कई जगहों पर क्रॉप्स को आर्टिफिशियली भी वाटर दिया जाता था। मतलब आप सोचिए उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, इतना एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, और उसमें आर्टिफिशियली भी हम वाटर दिया करते थे। अब तो आर्टिफिशियली वाटर देने का मतलब होता है कि एक तो रेन जो होती है वो वाटर दे, एक तो होता है कि रेन सीधा सीधा हमें वाटर दे, है ना, रेन वाटर प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन अगर रेन वाटर प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम इरिगेशन दें, आर्टिफिशियली हम पानी को खेतों तक पहुंचाएं। तो इसलिए क्या किया जाता था, गड्ढे खोदे जाते थे, कुएँ खोदे जाते थे, ताकि टैंक्स बनाए जाते थे ताकि जो नदियों का पानी है उन टैंक्स के अंदर इकट्ठा किया जा सके, वहाँ से फिर
थोड़े छोटे छोटे नाले बनाए जाते थे। उन नालों को फिर वो जो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड हुआ करते थे वहाँ पर लेके जाया करते थे उन नालों को। तो ठीक है, उनके थ्रू पानी एक एक, जैसे आपने देखा होगा, आप खुद हरियाणा में रहते हैं तो आपने तो खेती बाड़ी से बहुत ज़्यादा देखा ही होगा कि कैसे नहरें बनी होती हैं, फिर उन नहरों से कनेक्टेड छोटी छोटी और नहरें होती हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं, फिर वो नाले हमारे खेतों में जाते हैं, उन खेतों में फिर वो पानी देते हैं। हमने खेतों को कनेक्ट किया होता है पानी के पूरे स्ट्रक्चर के साथ। तो इस तरीके से इरिगेशन हमारा काम करता है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा और एक्सरसाइज बचेगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।